नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको हल्द्वानी की हकीकत बताना चाहता हूं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाईकोर्ट के एक फैसले पर हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हल्द्वानी स्टेशन के पास बनभूलपुरा एक इलाका है। कोर्ट ने इस इलाके में रहने वाले बाशिंदों के घर दुकानों को अवैध करार दिया है। इस पूरे इलाके को रेलवे की जमीन बता दिया है। हल्द्वानी के लोग परेशान हैं, हल्द्वानी के लोग हैरान हैं। इस इलाके के बाशिंदों की समझ में नहीं आ रहा कि जिन घरों को उनके बाप दादाओं ने बनवाया, जो यहां पिछले 50-60 सालों से रह रहे हैं, कुछ तो यहां अंग्रेजों के जमाने से रह रहे हैं। मकान के सारे कागजात हैं, जमीन की रजिस्ट्री के पेपर हैं, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब के सब अवैध करार दिए गए हैं। 7 जनवरी की डेट फाइनल है। प्रशासन अब इस इलाके को खाली करवाने में जुटा है। हल्द्वानी की हर हकीकत, हल्द्वानी केस से जुड़ी जानकारी आज मैं आपके सामने रखूंगा। हल्द्वानी के लोग परेशान हैं, इलाके के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि राज्य सरकार ने क्यों भुला दिया इस इलाके को, जबकि हर चुनाव में उन्होंने भाग लिया। नेता आते हैं, नेता वोट मांगने आए, नेता काम करवाने आए। इलाके में सरकारी स्कूल है, इंटर कॉलेज है, बिजली है, पानी है, सड़क है, सीवर है, हर तरह की सरकारी सुविधा इलाके में मौजूद है। फिर इस इलाके के साथ ऐसा क्यों हुआ? हर तरफ हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? उनके दर्द पर सियासत क्यों हो रही है? बड़ी मुस्लिम आबादी का मतलब सियासत का बड़ा मौका क्यों बनता जा रहा है? यह आज मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। हल्द्वानी में बड़ी तादाद में हिंदू परिवार रहते हैं। मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू परिवार वालों से भी इस इलाके में बाशिंदे हैं। इस इलाके में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। हिंदू परिवारों की बात कोई सुन नहीं रहा है, हिंदू परिवारों का दर्द कोई सुन नहीं रहा है, मुस्लिमों का दर्द कोई सुन नहीं रहा है। इस इलाके में रहने वाले बासिंदों का दर्द कोई समझ नहीं रहा है। उनके आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। हल्द्वानी में बड़ी आबादी छोटे कामगारों की है। छोटा मोटा काम करने वाले गरीब परिवार को समझ नहीं आ रहा फिर घर कैसे बना पाएंगे। कड़ाके की सर्दी में, ठंड में अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे? इतना हिंदू मुसलमान होगा तो समाधान कैसे होगा? गरीब का दर्द मैं आपसे साझा करने की आज कोशिश करूंगा। इस मसले के कानूनी पक्ष के साथ मानवीय पक्ष को भी समझाने की कोशिश करूंगा और यह बताऊंगा कि इस इलाके में पिछले काफी दिनों से हर तबके का लोग परेशान हैं। नेता आते हैं, वोट मांगते हैं। इलाके में पार्षद है, चेयरमैन है, विधायक है, नेता हैं, मंत्री हैं। उसके बावजूद भी यह इलाका अवैध करार दिया गया है। इसके पीछे की हकीकत क्या है वो भी समझेंगे। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। उत्तराखंड की हल्द्वानी में एक जगह है बनभूलपुरा। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास से इलाका है, घनी आबादी वाला ये इलाका है। पिछले महीने 20 दिसंबर से इस इलाके के रहने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा वो करे तो क्या करें, कहां जाए, किसके पास जाएं जिससे राहत मिल सके, जो इनकी बात सुन सके, जो इस इलाके के रहने वाले लोगों का दर्द समझ सके। अपने देश में नकारे जाने का दर्द, अपने आशियाने के उजाड़े जाने का दर्द। 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट से एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि करीब 28 एकड़ की यह जमीन रेलवे की जमीन है।
यहां रहने वालों ने इलाके की जमीन पर अतिक्रमण कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन एक्टिव मोड में है। 1 जनवरी के दिन रेलवे प्रशासन ने प्रमुख अखबारों में इश्तेहार देकर लोगों को यहां से हटने संबंधी नोटिस जारी किया, इलाके को खाली करने का नोटिस जारी किया। नोटिस में 7 दिन के अंदर अतिक्रमण खाली करने का फरमान सुना दिया। साथ ही अगर 7 दिन के अंदर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उनके घरों को, मकानों को, दुकानों को गिरा दिया जाएगा। उसको हटाने पर आए तो खर्च भी अतिक्रमण करने वालों से लिए जाने की बात कही गई है। एक तरफ प्रशासन के इस आदेश ने लोगों की नींद उड़ा दी है, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। कैसे बिना दिक्कत के इतने बड़े इलाके को खाली करवाया जाए, हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक काम हो सके, उसकी तैयारियां शुरू हो गई। 5 पीएससी कंपनियां मौके पर तैनात कर दी गई है। 3 पीएससी कंपनियों की 8 जनवरी तक पहुंचने वाली है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 14 कंपनियों की मांग की गई है। करीब 4 से 5 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की तैयारी है। इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए पूरे इलाके को जोन सेक्टर में बांट दिया गया है, सुपर जोन में बांट दिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश लागू करवाने के लिए हल्द्वानी प्रशासन लोगों से बातचीत कर रहा है, इलाके के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन इस इलाके को खाली करने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू करने से पहले अतिक्रमण वाली जमीन पर रह रहे लोगों से अपने लाइसेंसी हथियार जमा कराने के लिए कह रहा है। अदालत के आदेश पर जमीन से अतिक्रमण हटाने का मास्टर प्लान तैयार है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सबसे पहले हल्द्वानी के अधिकारियों के बयान सुनवाना चाहता हूं, जिनके ऊपर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी है। पहले आप वो सुनिए। देखिए, 20 तारीख को जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे, तो उनको हटाया जाना। ये रेलवे की भूमि पे है, लगभग 70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और को हटाया जाना। इसके लिए हम हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है। और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। अब इस पर देखिए, ये मामला इस पर चर्चा करने लायक रहा नहीं फिलहाल, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है, तो उसको हम रिमूव करना है, हटाना है इनको, तो उसको हटाना ही पड़ेगा। नहीं, इसमें जो है हमने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद जो है तमाम संगठन, तमाम लोगों से जो है वार्ता किया है, बैठकें लिया है, उनको जो है उनको माननीय न्यायालय के उच्च आदेशों से जो है वो अवगत करा दिया गया है और जो है इसमें अखबार में मुनादी भी दी गई है और इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह जो है अपनी भी तैयारी स्वयं की कर रही है। कई बैठक जो है वो मेरे स्तर पर हमने कमिश्नर और हमने बैठकें किया है, डीएम एसएसपी ने अपने स्तर पर बैठकें किया है और जो है पुलिस प्रशासन ने जो है जो भी तैयारी, अगर जो भी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश प्राप्त होगा उस हिसाब से जो है वो क्रियान्वित करने के इसमें जो है पूरी तरह पुलिस प्रशासन है मजबूत और इसमें जो है तमाम हमने अभी पूरे एरिया को जोन, सुपर जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसमें जो है पूरे एडीएम स्तर के अधिकारी सुपर जोन में लगे हुए हैं और एसडीएम और जो है सीओ स्तर के अधिकारी जो है वो जोन्स और इंस्पेक्टर जो है वो हल्द्वानी के इस इलाके को खाली करवाने की तैयारी है। वो कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, वो कोई नया बसा हुआ इलाका नहीं है। इस इलाके में रहने वाले लोग 3-4 पुश्तों से रह रहे हैं। ये कोई झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका नहीं है। अच्छे अच्छे मकान आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कई सरकारी स्कूल इस इलाके में हैं, इंटर कॉलेज हैं, मस्जिद है, मदरसे हैं, मंदिर हैं। सरकार की तरफ से बिजली पानी की पक्की व्यवस्था है। इस पूरे अतिक्रमण हटाओ अभियान की चपेट में 50,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं।
4000 से ज्यादा परिवारों को तो यहां बेदखल का नोटिस दे चुके हैं। समझना मुश्किल नहीं होगा कि एक बड़ी आबादी इस अतिक्रमण हटाओ अभियान की चपेट में आ रही है। इस बड़ी आबादी में गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, जिनके लिए जमीन में एक घर बना लेना बहुत बड़ा काम होता है। अगर उनका एक घर टूट गया तो दूसरा घर इनके लिए बनाना मुश्किल होगा, दूसरा ठिकाना ढूंढना इनके लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में इस कड़ाके की ठंड में अपने परिवार को लेकर ये परिवार जाए तो जाए कहां, इसका दर्द हर किसी को समझ रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। इस इलाके में हर तबके के लोग रह रहे हैं। ये सवाल इस इलाके के रहने वाले हर शख्स को परेशान कर रहा है और यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग सरकार से नरमी बरतने की गुहार लगा रहे हैं, लोग सरकार से इस मदद की समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं। कानूनी लड़ाई की पेचीदगियां अपनी जगह, मानवता के नाते सरकार जिम्मेदार रवैया दिखाए। 50-60 सालों से यहां के लोग रह रहे हैं, कुछ परिवार तो अंग्रेजों के जमाने से यहां रह रहे हैं। जो इतने सालों से यहां रह रहा है, इस इलाके में रह रहा है, जो इतने सालों से सरकार को हाउस टैक्स दे रहा हो, बिजली का टैक्स दे रहा हो, पानी का बिल दे रहा हो, जिन्हें सरकार ने जमीन रजिस्ट्री करवा दी हो, सालों से सरकार के बनाए हुए हर कायदे कानून का पालन कर रहा हो। इस इलाके के रहने वाले लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, हर सरकारी दस्तावेज इन लोगों के पास है, जो शांति से अपने अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनसे सरकार मुंह कैसे फेर लेती है, उनसे दर्द को समझने में कैसे इनकार कर सकती है, क्योंकि इस इलाके के नेता इनके वोट से चुने जाते हैं। इस इलाके का विधायक इनके वोट से चुना गया, इस इलाके का सांसद इनके वोट से चुना गया, इस इलाके का चेयरमैन इनके वोट से चुना गया, इस इलाके का पार्षद भी इनके वोट से चुना गया। उसके बाद ये नेता इनसे क्यों मुंह फेर लेगा? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको उन लोगों के बयान सुनवाना चाहता हूं जिनके पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े तमाम कागजात मौजूद हैं। इस इलाके के पास रहने वाले तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, अपने सरकारी कागज दिखा रहे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं। आखिर ये लोग जाएं तो जाएं किसके पास, क्योंकि सर्दी भी है और दूसरी तरफ कोर्ट का आदेश भी है। मेरा नाम अय्यूब हुसैन कुरैशी है। मैं पैदाइश से यहाँ रहता हूँ। हमारा दादा परदादा भी 125 साल से यहाँ रह रहे थे। अब भी उनके हमारा जो है लीज के पट्टे कागजात हैं, सब हैं, मौजूद हैं। हमारा कहना यह है कि हमने जो है रेलवे की जगह में कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया गया है। सरकारी आदेशों के मुताबिक सरकारी पट्टों के हिसाब से रह रहे हैं। मेरे हाथ में जो है पेपर हैं, सरकार ने जो इसका सर्वे करा करके हम लोगों को पट्टे दिए हैं। ये देखिए सर, ये सर्वे करा हुआ पेपर है, ये जिसमें आपको जो है ये लाइन नंबर 18, ये लाइन नंबर 17 दिखाई दे रही है ऊपर। उसके बाद ये जो है सर्वे करा है और रेलवे की दूरी जो बताई गई 30 मीटर बताई गई है और इसमें 34 मीटर बताई गई है और इसके अलावा और भी सर्वे के नक्शे हैं। तो रेलवे की जगह पर तो हमने कोई अतिक्रमण कर नहीं रखा। रेलवे हमारी तो कोई बढ़ रही है बस्ती की बदनीयती के कारण, क्योंकि इनकी जगह तो बह चुकी है सब कभी की। और ये कई बार 3 बार पट्टियों को हमारी तरफ को लेकर आ गए पश्चिम की तरफ को, तो इनकी जगह हमारी तरफ को है। हमारा यहाँ का 100 साल पुराना इतिहास है। हमारे दादा परदादा सब यहीं रहते थे, तो हम भी यहीं रह रहे हैं। और ये रेलवे की ज़मीन नहीं है, ये इसमें तो आप राज्य सरकार की ज़मीन है। ये निरूल पे पट्टे हुए हैं, कस्टोडियन की प्रॉपर्टियाँ हैं। यहाँ पे जो शत्रु संपत्ति थी, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के टाइम पर, गवर्नमेंट ने उस संपत्ति का भी यहाँ पे जो ऑक्शन किया था, लोगों के उसके पास कागज़ भी हैं। हमारा मकान भी यहीं इसी लाइन में है आगे। लोगों ने जो है सब पक्के कागज़ हैं और रेलवे में इसका मुकदमा चल रहा था, अभी विचाराधीन है। अभी हमारी तारीखें पड़ी हुई हैं फरवरी की, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है एक तरफा सुनवाई करते हुए हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया और एक तरफा सुनवाई करते हुए इस पर फैसला दे दिया। जमीन किसी तरीके से विवादित नहीं है, ये समझने के लिए आमतौर पर जिन भी चीजों का ध्यान दिया जाता है, उन सब पैमाने पर यह इलाका खरा उतरता नजर आता है।
ये इस बात के पेपर सबूत दे रहे हैं। इस इलाके में 3 सरकारी इंटर कॉलेज हैं, 4 सरकारी स्कूल हैं, इस इलाके में सरकारी बैंक हैं, बैंकों के कई सारे एटीएम इस इलाके में हैं, इस इलाके में 16 मस्जिदें बताई जाती हैं, 7 मदरसे हैं, 3 बड़े बड़े मंदिर बताए जाते हैं और 1 पुरानी धर्मशाला भी है। इस इलाके के लोग बड़ी ईमानदारी से आपस में मिलजुल कर रहते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, आपस में मिलकर रहते हैं। सरकारी इमारतें, सरकारी स्कूल कैसे गैर कानूनी तरीके से बनाए जा सकते हैं? इलाके में इनकी मौजूदगी कैसे किसी आम इंसान से भरोसा नहीं जगाएगी? यही बात इस इलाके के लोग कहते नहीं थक रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से सुनाता हूं कि यहां के रहने वाले बाशिंदे क्या कुछ कह रहे हैं, आप गौर से सुनिए। देखिए, माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है हम उसका सम्मान करते हैं, मगर यहाँ जो फैसला आने के बाद जो सरकार ने अपना रंग रूप दिखाया उससे हम वाकिफ नहीं हैं। इस वाले मामले में जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो सरकार को इसमें अपना पक्ष रखना चाहिए था। सरकार यहाँ से टैक्स वसूलती है, पानी का बिल लेती है, ठीक है, और इसी जिसको ये अतिक्रमण कह रहे हैं, इस एरिया में लगभग 4 सरकारी स्कूल हैं, 17 मस्जिद हैं और आपके मेरे ख्याल से 7 या 8 मदरसे भी हैं, ठीक है, और सरकारी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार ने, हाँ, इसमें 3 लगभग मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, 3 मंदिर भी हैं इसके अंदर, और इंटर कॉलेज भी इसमें आते हैं, 2 इंटर कॉलेज हैं, प्राइमरी स्कूल हैं जो गवर्नमेंट ने, जो कम से कम 100 साल पुराने हैं। मैंने भी उसी स्कूल से पढ़ाई करी है, मगर उसके बाद भी सरकार ने अपना हाथ इसमें पीछे खींच लिया, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी के साथ साथ इसमें कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो हिंदू परिवार हैं, मगर यहाँ पर हम बात हिंदू मुस्लिम की ना कर कर हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो इंसान हैं, जो अपने घरों में रह रहे हैं। घरों के अंदर महिला हैं, बुजुर्ग हैं और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडी भी हैं, मगर सरकार इसमें हमारे पक्ष में कोई बात नहीं कर पा रही है। इस इलाके के लोग समझ नहीं पा रहे हैं आखिर भूल किसकी है, गलती किसकी है। उनकी जो यहां रहने आए हैं, जिनकी कई पुश्तें यहां रहती चली आई हैं, या फिर सूबे की सरकार की जो अब तक टैक्स वसूलती रही है, बिजली का बिल, पानी का बिल, इलाके में सरकारी सड़कें हैं, सरकारी सीवर हैं, तमाम तरह की बुनियादी सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं। अब सरकार भी अनजान बन रही है। इलाके के लोगों को लगता है कि सरकार कानूनी लड़ाई में उनका पक्ष ठीक से नहीं रख पाई, और यही वजह है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तुरंत सामने आते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लिखते हैं, ढोलक बस्ती, बनपुरा जैसे इलाकों में सालों से बसे हुए लोगों को हटाने का रेलवे प्रशासन, नगर पालिका फैसला केवल कानूनी पक्ष नहीं है, ये मानवीय पक्ष भी है, एक प्रशासनिक पक्ष भी है। हल्द्वानी, कुमाऊं और उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहां का सामाजिक सौहार्द हमेशा उच्च स्तर का रहा है। अगर 50,000 से ज्यादा लोग अपने रिहायशी मकानों और झोपड़ियों से हटाए जाएंगे तो ये जाएंगे कहां? हरीश रावत आगे लिखते हैं, मैं न्यायिक फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं राज्य के मुख्यमंत्री के तौर के पर एक गार्जियंस के रूप में जो आपका कर्तव्य है उसके आधार पर आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखें और इसका समाधान निकालें। यह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लिखा है। हरीश रावत ने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि बनभूलपुरा निवासियों के दर्द को समझते हुए आज 1 घंटे का मौन किया। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कि मौन के बाद पहले हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब मामला, और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे, और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं और हमारे राज्य का जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ऊंचा है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं
और हमारे प्रदेश में यदि 50-55 हज़ार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत। हल्द्वानी के लोग परेशान हैं। एक तरफ प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी लोगों की बेचैनी बढ़ा रही है, लोगों को डरा रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान वाली सियासत उनकी दुविधा बढ़ा रही है। लोग परेशान हैं, लोग समाधान चाहते हैं। हर तरफ हिंदू मुसलमान हुआ जा रहा है। इलाके के लोग हर किसी की सुन रहे हैं, हर किसी से मदद की उम्मीद लिए खड़े हैं, लेकिन मुस्लिमों की बड़ी आबादी है, सियासत का बड़ा मौका दे रही है। उत्तर प्रदेश से आज वहां समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा। इलाके के मसले पर सियासी घमासान तेज हो जा रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको इस मामले के सियासी पक्ष से जुड़े कुछ बयान सुनवाना चाहता हूं, आप खुद सुनिए। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। तो क्या हल्द्वानी में ये क्या इंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है, और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। 150 साल से लोग बसे हुए हैं। रेलवे ने किस किसान से ली या किस राजा नवाब से ली, ये सार्वजनिक करे, ये बताए सबको। ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी लकीर खींच दी जाए कि ये साहब हमारी ज़मीन है। दूसरी बात, जो यहाँ की सरकार है उसको इंसानियत के नाते इन लोगों की मदद करनी चाहिए। कानून इस बात का है कि 12 साल तक जिसका कब्जा है वो एडवर्स पॉसेसी कहलाता है और उसी के हक में वो जायदाद कर दी जाती है। पूरे हिंदुस्तान का इलाके में मुस्लिम आबादी के साथ हिंदू आबादी भी रहती है। हिंदू आबादी में भी ऐसे कई लोग हैं जो सालों से यहां रह रहे हैं। इनकी कई पीढ़ियां यहां सालों से रहती आई हैं। कोई दुकान चलाता है, कोई छोटा मोटा काम करता है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको कुछ इस इलाके में रहने वाले हिंदू परिवारों का दर्द भी सुनवाना चाहता हूं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, फिर कैसे अपना घर बना पाएंगे, कहां जाएंगे। मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू भाई बहन भी परेशान हैं। आप खुद सुनिए। 72 से हैं जी। क्या नाम है आपका? शिवचरण। 72 से रहो। कितने का मकान खरीदा था, कैसे खरीदा था? 12,000 का खरीदा था किसी का, वो मौके लगते हैं। अब कोर्ट ने आदेश कर दिया कि मकान खाली करो या तोड़ा जाएगा। अब कहाँ से जाएंगे? कोर्ट खाली करने के लिए कह रहे, कहाँ जाएंगे हम ये बताइए। कई जगह है रखने की, या देहात में सब बेच के आए हैं, खेत होते होते सब बेच दिए हैं। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 7 आदमी हैं जी, 2 लड़के। नाम है शिव प्रसाद। कितना प्रधान जी कहते हैं। यहाँ रहते हुए हम जो है हमारा मकान ये बना हुआ आज 1989 में हमने यहाँ बनवाया है, और यहाँ हमने आए हुए 78 में आए हुए हैं हमने हल्द्वानी के अंदर। अब आपको पता है कोर्ट का आदेश आया मकान खाली करना, उसके बाद क्या इंतजाम करा आपने रहने का? हमने अभी कोई इंतजाम ही नहीं किया। जब पैसे नहीं है तो कहाँ से किया जाए। कौन कौन है परिवार में? हमारे परिवार में 6 आदमी हैं। इस इलाके का हर कोई परेशान है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई दूसरे तबके का हो, हर कोई सख्ते में है। लेकिन ये सच है कि बड़ी तादाद में इस इलाके में मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाके के विधायक हैं सुमित हरदेश, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रही इंदिरा हरदेश के बेटे हैं। हल्द्वानी इंदिरा हरदेश की सीट रही है, उनका गढ़ रहा है, फिर उनके बेटे सुमित हरदेश आगे आए हैं। सियासत में ही रही, सियासत से परे भी। इस मसले पर सुमित हरदेश का क्या कहना है वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। सुमित हरदेश का कहना है कि हल्द्वानी में 70% जमीन नजूल की है। ये लोग नजूल भूमि पर बसे थे, लेकिन राज्य सरकार इसे भूमि अपने मानने से इनकार कर दिया। रेलवे के शपथ पत्र में 29 एकड़ की बात थी और बाद में मनमानी के सीमाकांत से यह 78 एकड़ हो गई। 100 सालों से ज्यादा वक्त से यहां के लोग बसे हैं।
आज इनके पक्ष में सरकार पैरवी नहीं कर रही है, इलाके के विधायक का कहना है। आम आदमी से लेकर इलाके के खास लोग, हर कोई यही कह रहा है। कई सालों से यहां लोग रह रहे हैं, उनके बाप दादा यहां पर मकान बनाए थे, यहीं पर दुकान बनाई है। लोगों के पास अपने मकानों के, दुकानों के मालिकाना हक के सारे कागजात मौजूद हैं, सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। साल बदले, सरकारें बदलती रही, कभी भी किसी ने इस इलाके को अवैध नहीं माना। चुनाव आए, नेता वोट मांगने आए, नेताओं ने इलाके में खूब काम करवाया। इलाके में सरकारी सुविधाएं मौजूद हैं, सरकारी स्कूल मौजूद है, कॉलेज है, मंदिर है, मस्जिद है, बिजली पानी है, उनके बिल हैं। सरकार ने मकानों की रजिस्ट्री के पैसे तक लिए। सालों से सब ठीक ठाक चलता रहा। अचानक हाईकोर्ट का फैसला आया, रेलवे की जमीन बताकर जमीन खाली करने का आदेश दिया गया। लोग जाएं तो जाएं कहां? इस कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों को लेकर, अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर अब कहां जाएंगे, कहां आसरा तलाशेंगे? अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 5 जनवरी यानी अब से कुछ ही घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे देता है या नहीं, इलाके के लोगों को फौरन तौर पर राहत मिलती है नहीं, यही सवाल है। और इसी सवाल का इंतजार हर कोई कर रहा है। इलाके के लोग कर रहे हैं, इलाके के लोग परेशान हैं और हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।